नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बेटा एमिनो अम्लों के वर्गीकरण की। अब अगला अपना पॉइंट है एमिनो अम्लों के गुणधर्म। एमिनो अम्लों के गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टी कि एमिनो अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं, इनके गुणों के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे। एमिनो अम्लों में बहुत से प्रकार के गुण हैं, उनमें सबसे पहला गुण है इनके गलनांक का। बात करें इनके गलनांक की। विलेयता में भी, विलेयता कोई खास पॉइंट नहीं है अपना। विलेयता में क्या होता है कि एमिनो अम्ल जो है वो अम्ल क्षार वगैरह में तो होते हैं अविलेय, और ये जो कार्बनिक विलेय और कार्बनिक वगैरह में अविलेय वगैरह हो जाते हैं, तो वो इतना खास पॉइंट नहीं है अपना। हम बात करते हैं गलनांक से। एमिनो अम्ल जो है बेटा, एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल, इनका जो गलनांक है वो उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है इनका। एमिनो अम्ल जो है उन एमिनो अम्लों का उच्च गलनांक होता है। और उच्च गलनांक क्यों होता है? क्योंकि एमिनो अम्लों में उपस्थित NH2 समूह यानी एमीन समूह व अम्ल समूह COOH समूह के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। और इस हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो इनका गलनांक है वो बहुत ज्यादा होता है। समझ आ रही है बात? एमिनो अम्लों का उच्च गलनांक होता है एमीन समूह और अम्ल समूह के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध। ठीक है, समझाएगी बात। दूसरी बात, जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल, ठीक है बेटा, उन एमिनो अम्लों में किरेल कार्बन होता है, किरेल कार्बन उपस्थित होता है, किरेल कार्बन का मतलब हो गया असम्मित कार्बन। ध्यान रखना, इसको असम्मित कार्बन भी कहते हैं। तो एमिनो अम्लों में बेटा किरेल कार्बन यानी असम्मित कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए यह प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। समझ आ रही मेरी बात? क्या कह रहा हूं? एमिनो, आपसे क्वेश्चन पूछे कि एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय क्यों होते हैं? तो एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि एमिनो अम्लों में किरेल कार्बन यानी असम्मित कार्बन पाया जाता है, इस वजह से वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। लेकिन बेटा अपवाद है ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन है, अपवाद ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन की मैं बात करूं तो ग्लाइसिन जो है वो प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? प्रकाशिक निष्क्रिय। और प्रकाशिक निष्क्रिय क्यों होता है? क्योंकि इसमें असम्मित कार्बन अनुपस्थित होता है ना। ग्लाइसिन के पास में असम्मित कार्बन नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक निष्क्रिय। असम्मित कार्बन का मैं समझा देता हूं, छोटा सा पॉइंट क्या है ये, अभी बात करेंगे हम, फिर डिटेल से समझेंगे इन चीजों को। असम्मित कार्बन को एक तो मैंने बनाई, ये ग्लाइसिन है, ये तो ग्लाइसिन है। एक एलेनिन बना रहा हूं मैं, देखो बेटा, ये एलेनिन, ये मैंने एलेनिन बनाया। इस कार्बन की बात करता हूं, ये CH, इस कार्बन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुको। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर क्या क्या है? एक तो है CH3 समूह, एक है COOH समूह, और एक है NH2 समूह, और एक है H समूह। इस कार्बन से देखो बेटा, एक CH3 जुड़ा हुआ, एक NH2, एक H और एक COOH। तो इस वाले कार्बन से जुड़े चारों समूह 1 2 3 4 अलग अलग है, और अलग अलग होने की वजह से ये कार्बन हो जाएगा किरेल। क्या हो जाएगा? किरेल। तो यहाँ किरेल कार्बन है। जबकि इसकी मैं बात करूं तो इसके पास बेटा एक है NH2, एक है COOH, लेकिन ये भी हाइड्रोजन, तो दोनों समान आ गए ना। तो किरेल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग समूह जुड़े, वो किरेल कार्बन होगा। और इस ग्लाइसिन में किरेल कार्बन नहीं होता,
इस वजह से ग्लाइसिन जो है वो क्या होता है, प्रकाशिक निष्क्रिय होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट्स की, एमिनो अम्ल की। तीसरा पॉइंट जो बेटा एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल वह उभयधर्मी, उभयधर्मी, ध्यान रखना, उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक एमिनो अम्ल जो है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। समझाइए मेरी बात। एमिनो अम्ल, अगला पॉइंट है एमिनो अम्ल जो है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ऐसा यौगिक जिसकी अम्लीय प्रकृति भी हो और क्षारीय प्रकृति, यानी जिसके पास दोनों प्रकार की प्रकृति हो, अम्लीय प्रकृति भी रखता हो और क्षारीय प्रकृति भी रखता हो, तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है बेटा, उभयधर्मी। और एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी अम्लीय प्रकृति भी होती है। और अम्लीय प्रकृति क्यों होती है आपको पता ना, COOH समूह के कारण। वह इनकी क्षारीय प्रकृति भी होती है, क्षारीय प्रकृति भी होती है। और क्यों होती है? NH2 समूह के कारण। इनकी क्षारीय प्रकृति क्यों होती है बेटा? NH2 समूह के कारण। तो इनकी अम्लीय प्रकृति भी होगी, क्षारीय प्रकृति भी, इस वजह से ये कैसे होंगे? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कौन? एमिनो अम्ल। अब देखो बेटा क्या होता है, मैं एक एमिनो अम्ल लेकर के समझा रहा हूं। ये COOH, ये NH2 और इधर होता है R समूह। एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास अम्लीय समूह भी और क्षारीय समूह। अम्लीय समूह वो होगा जो H+ देगा, क्षारीय समूह वो होगा जो H+ लेगा। तो एमिनो अम्लों के पास अम्लीय समूह भी होता है और क्षारीय समूह भी। इस वजह से क्या होता है कि एमिनो अम्लों में जो ये अम्लीय समूह है ना, वो देगा H+। क्या देगा? H+। और ये NH2 उस H+ को ग्रहण कर लेगा, तो ये दो तो थे ही पहले से, एक और आ गया 3, और इस पर क्या जाएगा? प्लस। समझा ना? और यहाँ क्या छोड़ के जाएगा? माइनस। भाई यहाँ से H निकला H+, भाई ये था COOH, तो यहाँ से ये H निकला H+ के रूप में, ये प्लस के रूप में निकला है, तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा? माइनस। और वो H+ क्या करता है कि यहाँ जो NH2 है ना, NH2, इस NH2 से ये H+ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NH3, और इस पर क्या जाएगा? प्लस। समझे मेरी बात? तो ऐसा होगा। तो क्या होता है कि एमिनो अम्लों में अम्लीय समूह भी होता है और क्षारीय समूह। ये अम्लीय समूह और क्षारीय समूह आपस में क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया कर करके एक आयन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं द्विध्रुवीय आयन। द्विध्रुवीय आयन, द्विध्रुवीय आयन। द्विध्रुवीय क्यों बोला? क्योंकि इसके पास दोनों ध्रुव है, प्लस भी और माइनस भी, और एक द्विध्रुवीय आयन का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, या बोल दो आंतरिक लवण, आंतरिक लवण। समझे इन बात? तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि एमिनो अम्ल ज्विटर आयन या आंतरिक लवण बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास अम्लीय समूह भी होता है और क्षारीय समूह भी होता है, जो आपस में क्रिया करके एक द्विध्रुवीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, ज्विटर आयन बना लेते हैं। ये वो ज्विटर आयन की संरचना है। ठीक है ना? अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? वो है समविभव बिंदु। ये भी मोस्ट पॉइंट है एमिनो अम्लों का, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु क्या होता है उसको समझते हैं बेटा। बेटा कोई भी एमिनो अम्ल है ना, उस एमिनो अम्ल के विलयन की वह pH, किसी भी एमिनो अम्ल के विलयन की वह pH, जिस pH पर वह pH जिस पर वह एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करे, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करे, और गति ना करे, तो वह pH मान क्या कहलाता है?
समविभव बिंदु, समविभव बिंदु कहलाता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, मतलब क्या भाई, कोई भी एमिनो अम्ल है, उस एमिनो अम्ल का जो विलयन है, उस विलयन का वो पीएच, उस विलयन की वो पीएच, जिस पीएच पर उस एमिनो अम्ल में विद्युत क्षेत्र लगाओ, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करे, तो वो पीएच ही कहलाएगा समविभव बिंदु। मतलब क्या है, मैंने ये एक पात्र ले लिया और उस पात्र में मैंने एक एमिनो अम्ल डाल दिया और उस एमिनो अम्ल का एक विलयन बना दिया, बना दिया है ना, एमिनो अम्ल का विलयन, यहाँ है एमिनो अम्ल का विलयन। एक पात्र लिया मैंने बेटा और इस पात्र में एक एमिनो अम्ल का मैंने विलयन डाल दिया और विलयन डाल करके इधर तो लगा दिया मैंने एनोड और इधर लगा दिया कैथोड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने करंट पास करा दी। अब देखो, जैसे ही इस एमिनो अम्ल के विलयन में आप एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड डुबो करके विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करोगे, तो ये एमिनो अम्ल गति करना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आवेश, भाई एमिनो अम्ल के पास प्लस वाला भाग भी और माइनस वाला भी, तो इस वजह से ये एनोड की ओर भी गति करेगा और कैथोड की ओर भी। लेकिन अब इस एमिनो अम्ल का जो विलयन है वो एनोड की ओर भी गति करेगा और कैथोड की ओर भी, लेकिन मैं इस विलयन की वो पीएच कर दूं, इतनी पीएच कर दूं जिस पीएच पर ये एमिनो अम्ल ना ही तो एनोड की ओर जाए और ना ही कैथोड की ओर जाए, तो वो वाली जो पीएच मान है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये बात हो गई एमिनो अम्लों के गुणधर्म की। अब बात करते हैं अगला पेप्टाइड। पेप्टाइड पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड का मतलब क्या है वो समझो। देखो क्या होता है बेटा कि मान लो एक एमिनो अम्ल है, उस एमिनो अम्ल का तो NH2 समूह, ठीक है ना, एक एमिनो अम्ल का तो NH2 समूह, ठीक है, और दूसरे एमिनो अम्ल का जो COOH समूह है, एक एमिनो अम्ल का तो NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का जो COOH समूह है, इन दोनों समूहों के बीच में से यदि H2O की निष्कासन हो जाए, H2O का निर्जलीकरण हो जाए, H2O बाहर निकल जाए, तो H2O के निष्कासन के फलस्वरूप जो बंध बनेगा वो तो होगा पेप्टाइड बंध, और जो यौगिक बनेगा उसे कहेंगे पेप्टाइड। समझा रहे मैं क्या करूं? मैंने बोला कि एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह, इन दोनों समूहों में से जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप, यानी दोनों समूहों के बीच में से यदि जल का अणु निकल जाए, तो जल के अणु के निकलने के बाद में जो बंध बनेगा वो तो होगा पेप्टाइड बंध, और जो यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड। ठीक है बेटा।